अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। मुज़म्मिल साहब, आज के व्लॉग में 3 सवाल आपसे करना चाहूँ जो कि बहुत अहम है। सबसे पहले तो हम बन्नू की बात करेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान और सोमालिया की जो डील थी वो कहाँ तक पहुंची, फिर ईरान पर दबाव। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी मुज़म्मिल साहब, ये जो बन्नू में हालात हैं, बन्नू के दहशतगर्दों के हमले में एक कर्नल और एक जो जवान है वो जख्मी हुए हैं, तो ऑपरेशन नागुज़ीर लग रहा है। बिल्कुल, इस वक़्त ना केपी की सूरत हाल बहुत संगीन से संगीनतर होती जा रही है। आप देखें, बन्नू में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके साथ हमारे जवान शहीद हुए हैं। खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी लाकर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी में मारी है। ठीक है, बाद में ऑपरेशन हुआ है, उसमें से फितनतुल खारिज की भी हलाकतें हुई हैं, लेकिन जनवरी और फरवरी 2026 में खुदकुश हमलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। केपी के अंदर हमने पहले देखा है, तीरा में देखा है, खैबर में देखा है, शुमाली वज़ीरिस्तान में देखा है, बन्नू में अब हम देख रहे हैं, डेरा इस्माइल खान में देख रहे हैं। तो केपी के अंदर एक ख़ास लहर टीटीपी की हमें नज़र आ रही है, जिसमें टीटीपी जो है वो बहुत एक्टिव नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि केपी के अंदर एक बहुत बड़े फ़ौजी ऑपरेशन नागुज़ीर हो गया है। और उसके लिए ज़रूरत यह है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ भी कुछ करें, क्योंकि पीछे से जब तक कुमक आती रहेगी तब तक इधर जितना भी क्लियर कर लेंगे पिछली कुमक जारी रहती है। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच रहा है। अभी हमने पिछले दिनों अफ़गानिस्तान के कौंसल जनरल को डिमार्श भी किया है और पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच रहा है कि हमें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी और केपी के अंदर भी एक बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो मुज़म्मिल साहब, एक मकामी औरत खुदकुश हमले की तैयारी में गिरफ्तार हुई है, फिर उसके बाद तालिबान खातीन खुदकुश बमबारों का जो रुझान है, क्या ये नया है? हम बीएलए में और बलोचों में तो ख़वातीन खुदकुश बमबार का रुझान देख रहे थे, लेकिन अब टीटीपी में भी हमें ख़वातीन खुदकुश बमबार नज़र आ रही हैं। ये जो खातून है, इसकी वज़ीरिस्तान की रिहायशी बताई जाती है और इसने खुदकुश हमले की जो तरबियत है वो तारक कूची से हासिल की है और ये गिरफ़्तार हो गई है। इससे खुदकुश जैकेट, पिस्तौल और सारा कुछ बरामद किया गया है और इसके मोबाइल फ़ोन से कालअदम तहरीक तालिबान के राब्ते और ख़ुदकुश हमले के लिए रजामंदी जैसी मालूमात हासिल हुई हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अब ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं ना इस इलाके के खुदकुश हमलों के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। पहले हमने बलूचिस्तान में ये ट्रेंड देखा है, अब हम केपी में ये ट्रेंड देख रहे हैं और टेक्निकली केपी में भी अब हमें ख़वातीन खुदकुश बमबार नज़र आ रही हैं। मुज़म्मिल साहब, ईरान पर दबाव के लिए अमरीकी जो फ़ौज है वो ख़ित्ते में जमा होना शुरू हो गई है, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। ट्रंप साहब की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास टेबल पर कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं? देखें, जितना जितना तो मिलिट्री माइट अमेरिका ने खित्ते में जमा कर लिया है, उससे तो यही नज़र आता है कि ईरान पर हमला ज़रूर होगा, लेकिन ईरान पर हमले की एक कीमत भी है जो अभी तक अमेरिका अदा करने के लिए तैयार नहीं। मुख्तलिफ़ कहानियाँ सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ हैं जो मुज़ाकरात की हैं। एक स्टोरी ये है कि अमेरिका चाहता है ज़ीरो एनरिचमेंट हो और जितना एनरिच्ड यूरेनियम इस वक्त ईरान में मौजूद है वो किसी तीसरे मुल्क को मुंतकिल हो जाए और वो तीसरा मुल्क रूस हो सकता है और चीन हो सकता है। टेक्निकली ज़्यादा चांसेस हैं कि ईरान और रूस की जो मिलिट्री कोलैबोरेशन ज़्यादा है, ईरान ये रूस को बेच दे और उसके एवज़ जो सैंक्शंस ख़त्म हो तो फिर वो उनसे और कोई चीज़ असला हासिल कर ले या कोई मिसाइल हासिल कर ले। तो एक तो एनरिच यूरेनियम जो है वो किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल होने पर बात है कि वो तीसरा मुल्क कौन सा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ज़ीरो एनरिचमेंट पे ईरान मानने को तैयार नहीं और अमेरिका ज़ीरो एनरिचमेंट से ऊपर आने को तैयार नहीं है। ईरान का ख्याल है कि उसको फेस सेविंग मिलनी चाहिए, लेकिन जो इसराइली हल्के हैं वो कुछ और ख़बरें दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमरीकियों ने ईरान के सामने कहा है कि वो इब्राहिम अकॉर्ड साइन करें, इसराइल को तस्लीम करें, इसराइल के साथ सुलह करें और उसके साथ साथ फिर वो हमास और हिजबुल्लाह से अलहदगी का ऐलान करें, फिर ही कोई मुआहदा हो सकता है। ये इजरायली वर्जन है, गो के अमेरिकन वर्जन ये नहीं है, ईरानी वर्जन ये नहीं है, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि इसराइल की जो शराइत है कि अगर ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म नहीं करता
تو پھر ایران فلسطین کے حوالے سے 2 اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم کرے. وہ 2 اسٹیٹ سلوشن میں فلسطین کی ریاست کو بھی تسلیم کرے اور اسرائیل کو بھی تسلیم کرے. اب پاکستان بھی 2 اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم کرتا ہے کہ فلسطین کی ریاست بھی ہو اور اسرائیل بھی ہو. بہت سارے مسلم ممالک 2 اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم کرتے ہیں. ایران 2 اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم نہیں کرتا ہے. ان مذاکرات میں امریکہ یہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے میں 2 ریاستی حل کو تسلیم کرے اور ابراہیم اکارڈ کو سائن کرے اور بورڈ آف پیس میں آ کر بیٹھے اور امن کے لیے کام کرے اور اسرائیل کے ساتھ اپنی لڑائی اور وہ جو اسرائیل کو تباہ کرنے والی پالیسی ہے وہ ختم کرے. اب اور حزب اللہ اور حماس سے بالکل علیحدگی کا اعلان کرے، بلکہ فتویٰ جاری کیا جائے کہ حزب اللہ اور حماس جو ہیں وہ غیر مسلح ہو جائیں. اب یہ جو امریکی ڈیمانڈز ہیں یہ ایران کے لیے بڑی مشکل ہیں. دوسری طرف ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اس بات پر راضی ہے کہ جو بھی ایران تیل ایکسپورٹ کرے وہ اس کی آمدنی کا 5% امریکہ کو دینے کے لیے تیار ہے، تاکہ امریکہ جو ہے محفوظ راستے دے اور ایران کو تیل کی ایکسپورٹ کی سینکشنز ختم کرے. لیکن کیا 5% پہ بات ہوگی؟ تو اس وقت اتنی مکسڈ خبریں ہیں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، ایران کیا چاہتا ہے. اس سارے کے اوپر یہ جو مکسڈ خبریں ہیں ان میں مجھے مذاکرات کچھ زیادہ آگے کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں مذاکرات میں پھنسے ہوئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی کسی باعزت راستے کی تلاش میں ہیں اور خامنائی بھی کسی باعزت راستے کی تلاش میں ہیں، اور دونوں کو باعزت راستہ اس میں سے ملنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. تو مزمل صاحب آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی پاکستان کی صومالیہ کو JF-17 تھنڈر بھیجنے کی ڈیل آخر کہاں تک پہنچی ہے؟ اس پر تو فالو اپ دیں. دیکھیں پاکستانی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا تو بہت رپورٹ کر رہا تھا. آج صومالیہ کے سب سے بڑے اخبار صومالیہ پوسٹ نے خبر شائع کی ہے کہ صومالیہ پاکستان سے 24 JF-17 بلاک 3 تھنڈر طیارے خریدے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر اب پاکستان سے نہیں آئی ہے، یہ انٹرنیشنلی نہیں آئی ہے، یہ صومالیہ نے خود جاری کی ہے. اور صومالیہ کے پاس اس وقت کوئی ایئر فورس نہیں ہے، کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، اور وہ پاکستان سے 24 JF-17 خریدنا چاہتا ہے جو $900 ملین کی ڈیل ہے. اس کے ساتھ اس کو پائلٹس کی ٹریننگ بھی چاہیے، مزید چیزیں بھی چاہیے. تو ایسا لگتا ہے جو پاکستان اور صومالیہ کے درمیان JF-17 تھنڈر کی ڈیل تھی وہ کچھ آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے، اور ایسی خبریں صومالیہ سے آ رہی ہیں. میں پھر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی خبروں کی تصدیق پاکستان سے نہیں ہو رہی، یہ خبریں صومالیہ سے آ رہی ہیں. صومالیہ کے حکام، حکومتی حلقے، دفاعی حلقے اور صومالیہ کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان 24 F-17 تھنڈر بلاک 3 کے اوپر ڈیل ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ریڈارز پہ بھی ڈیل ہوئی ہے، ٹریننگ پہ بھی ڈیل ہوئی ہے، اور چیزوں پر بھی ڈیل ہوئی ہے. اور صومالیہ اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور اپنے جو ہے اس کو JF-17 اس وقت سب سے سستا اور وائبل آپشن نظر آ رہا ہے. تو اس لیے صومالیہ کے ساتھ ڈیل مجھے لگتا ہے بہت ہی اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور آئندہ چند دنوں میں یہ باقاعدہ ایگریمنٹ سائن بھی ہو سکتا ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ نے کے بعد.